अस्सलाम वालेकुम। कल हम लोग ने जनरल मेडिसिन इंक्लूड की थी और सारी लाइक कॉमन कोल्ड फीवर एक्सेट्रा और सारी मेडिसिन हमने देखी थी कि फीवर के लिए, हेडेक के लिए, यूटीआई के लिए कौन कौन सी मेडिसिन हम यूज करते हैं। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है ना, उसके अंदर मेनली हमने ऐसी मेडिसिन और फूड इंफेक्शंस देखने हैं जिसके अंदर इंजरीज और एक्सीडेंट्स के थ्रू हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। उनको हम कौन कौन से मेडिसिन दे रहे हैं, उनका डाइट प्लान क्या होगा, और इसके साथ मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारे पास कुछ कॉमन न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं, ठीक है, जो न्यूरो के पेशेंट्स आते हैं हमारे पास। तो उनमें अब ना न्यूरो में भी दो कंडीशंस आ जाती हैं, एक न्यूरोलॉजी होती है, एक न्यूरो सर्जरी होती है, ठीक है। न्यूरोलॉजी हम मेडिसिन के थ्रू जो ट्रीटमेंट करते हैं न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस की, वो होती है। और न्यूरो सर्जरी नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर सर्जरीज आएंगी, ठीक है। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज। एक मिनट, मेरी ना शायद स्क्रीन स्ट्रक हो गया है, स्लाइड नेक्स्ट नहीं हो रही। अच्छा, सबसे पहले हम ना जनरल ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं जो आज हम लोग ने प्रेजेंटेशन में पढ़ने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जनरल मेडिसिन हैं जो उनसे हमारी इंजरीज और एक्सीडेंट्स के लिए हम यूज करते हैं, और कॉमन न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस देखेंगे, उनके लिए जो उनसे मेडिसिन यूज होती हैं वो देखेंगे। और एक डाइटिशियन कैसे फूड ड्रग इंटरेक्शन का मैनेज कर सकता है, कौन कौन से स्टेप्स उसने देखने हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो हमारे फूड ड्रग इंटरेक्शन है ना, क्योंकि कल मैंने इस पे ना डिटेल में बात की, इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, एचएनडी के स्टूडेंट्स को मेडिसिन क्यों पढ़नी है, तो मेनली आज हम वो पॉइंट ना प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है। और कुछ डाइटरी कंसिडरेशंस हैं जनरल, वो चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले आ जाता है जनरल मेडिसिन फॉर इंजरीज एंड एक्सीडेंट्स, ठीक है। अब जितने भी इंजरीज और एक्सीडेंट्स के पेशेंट्स आते हैं ना, जाहिर सी बात है, पहले जो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है ना, वो उनकी पेन रिलीव करना होता है। आरटीएस के पेशेंट आते हैं जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के आते हैं, ठीक है। और कोई भी इंजरी हो गया, फॉल डैमेज और इस तरह के पेशेंट्स, ठीक है। अब उनमें पेन बहुत ज्यादा होती है, एक्यूट पेन भी हो सकती है, क्रोनिक पेन भी हो सकती है। तो इसलिए ना हम पेन रिलीवर्स यूज करते हैं। पेन रिलीवर्स के अंदर फर्दर टाइप्स होती हैं, जैसे स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं, नॉन स्टीरोइडल होते हैं, पोयोइड्स होते हैं, एसिटामिनोफेन होते हैं, ठीक है। अब कल हमने टाइलेनॉल पढ़ा था, किसी को याद होगा, पीड्स के अंदर मैंने पढ़ाई थी, ठीक है। उसके और ये के लिए यूज करते हैं हम। एनएसएड जो होते हैं ना, ये भी पेन रिलीवर्स होते हैं, और पेन के साथ ये ना इन्फ्लेमेशन को भी कम करते हैं। मेनली जो ब्रूफन हम यूज करते हैं ना, वो एनएसएड्स में आता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो मेडिसिन होती है ना, नेप्रोक्सन, ठीक है, वो हम यूज करते हैं। और इसके अलावा जो सवेयर और क्रोनिक पेन होती है ना, उसके अंदर हम ओपियोइड्स यूज करते हैं जिसमें मॉर्फिन आती है, ठीक है। ये जो लॉन्ग टर्म पेन और क्रोनिक पेन होती है ना, उसके अंदर जाती है। और जो मॉर्फिन हम यूज करते हैं ना, हॉस्पिटल्स में बहुत ज्यादा यूज होती है, और ये हम प्यूरिट्स में देते हैं। अब कुछ मेडिसिन होती हैं, उनके रूट्स भी शायद आप लोगों को पता हो, ठीक है। कुछ आईएम जाते हैं इंट्रामस्कुलर, कुछ आईवी इंट्रावेनस जाते हैं, सबकट भी जाते हैं सबक्यूटेनियस में, ठीक है। अब जो ब्यूरिट्स में और इस तरह आईवी लाइंस होती है ना, उनके थ्रू जाते हैं। ब्यूरिट्स का मतलब ये होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ नॉर्मल सेलाइन लाइक 100 ml में, ठीक है। उसके अंदर हम मॉर्फिन के कुछ ड्रॉप्स ऐड करते हैं, 2 cc तो वो यूज करते हुए हम दोनों का मिक्सचर करते हैं, फिर देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम मॉर्फिन नहीं देते, उसके एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। और इसके अलावा पेन रिलीवर्स के साथ साथ हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं बैक्टीरियल एक्सपोजर के, जब भी आरटीएस या फॉल डैमेज हो रहा है, ठीक है। तो बैक्टीरिया अगर प्रोलिफरेट कर जाएगा, हमारी बॉडी में एक्सपोज हो गया, तो इन्फेक्शन कॉज हो जाएगा, इसलिए हम एंटीबायोटिक देते हैं।
ताकि किसी भी किस्म का इन्फेक्शन हम ट्रीट कर सकें, या फिर कोई सर्जरी हुई है उसके बाद हम एंटीबायोटिक देते हैं कि फर्दर कोई भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में ना आए। एंटीबायोटिक्स में मेनली मैंने आपको कल भी बताया था, टाइजोन और फ्लैजिल हम यूज करते हैं। मसल रिलैक्सेंट्स, ठीक है, इसके अंदर जो मेडिकेशंस आती है ना, मेनली साइक्लोबेंजाप्रीन आती है, ठीक है, और मेथोकार्बामोल आती है। अब ये जो है ना, ये साइंटिफिक नेम है, और जो ब्रैकेट्स में है ना, ये कॉमनली यूज्ड नेम जो होते हैं हॉस्पिटल सेटिंग्स में, या ब्रांड नेम्स जो होते हैं ना, वो लिखे हुए हैं। अब ये मसल स्पैम्स या क्रैम्प्स होते हैं, स्ट्रेन्स हो जाते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं। कुछ टॉपिकल ट्रीटमेंट्स भी होते हैं, जैसे जेल हम अप्लाई कर देते हैं और उसके थ्रू हमारी पेन रिलीव हो जाती है, तो इस तरह के जेल भी हम यूज कर सकते हैं, कोई ऑइंटमेंट टाइप। एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस में मेनली हम ना कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, जैसे प्रेडनिसोन आ जाता है, सिवियर इन्फ्लेमेशन हुई हुई है तो उसके अंदर हम एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस देंगे, ठीक है। जो हमारा मेन टॉपिक है ना, वो आज का न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस है। अब मेनली जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस है ना, इसके अंदर मैं न्यूरो सर्जरी नहीं लेके आऊंगी, सिर्फ न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हम डील करेंगे। अब इसमें कॉन्शियस पेशेंट भी होते हैं, अनकॉन्शियस पेशेंट भी होते हैं। जब भी न्यूरो का पेशेंट आता है ना हमारे पास, चाहे वो सर्जरी के लिए आया हो या चाहे वो मेडिसिन के लिए आया हो, ठीक है, तो हम सबसे पहले उसका ना कॉन्शियस लेवल चेक करते हैं, ठीक है। पूरा एक ग्राफ होता है, उसके थ्रू हम नंबरिंग देते हैं उसको। और इसके अंदर जो मेनली कंडीशंस है ना, अब यहाँ पे ना मैंने बहुत सी कंडीशंस लिखी हैं, लेकिन आपको सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने आगे डिटेल लिख दिया है। एट द एंड ऑफ द कोर्स जब आपको स्लाइड्स मिलेंगे ना, तब आप डिटेल में पढ़ लेना। मैंने सिर्फ ऐसे मेंशन किया था, अगर किसी को कोई टर्म नहीं आती तो उसको पता चल जाए, ठीक है। अच्छा, और जो मैं अभी बात कर रही थी ना, कि हम एक स्केल यूज करते हैं जिसके थ्रू हम कॉन्शियस लेवल और न्यूरो का पेशेंट को असेस करते हैं, उसे जीसीएस बोलते हैं, ठीक है, ग्लासगो कोमा स्केल। और उसके ऊपर ना नंबरिंग होती है 1 to 15। और जिनकी अबव 7 होती है या अबव 8 होती है ना, वो कॉन्शियस पेशेंट, हेल्दी पेशेंट्स होते हैं, उसे उन्हें हम कंसिडर करते हैं। जैसे जैसे ये स्केल कम होता रहता है ना, उतना ज्यादा अनकॉन्शियस पेशेंट होता रहता है। इसके अंदर आई मूवमेंट और मसल मूवमेंट्स, ठीक है, इस तरह चार चीजें होती हैं, इंक्लूड करते हैं, और उसके थ्रू हम पेशेंट को असेस करते हैं। अच्छा, जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस है ना, इसके अंदर मेनली आता है स्ट्रोक, एपिलेप्सी, पार्किंसन डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है जिसे एमएस बोलते हैं, अल्जाइमर डिजीज है, माइग्रेन भी इसमें आता है, और एएलएस आता है जिससे हमारी और ट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस कहते हैं। स्क्लेरोसिस की ना डिफरेंट टाइप होती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एएलएस है, एलएस है, ठीक है। पेरिफेरल न्यूरोपैथीज आ जाती है, हंटिंगटन डिजीज आ जाती है, इसके अंदर जेनेटिक कंडीशंस भी आती है। ये जो हंटिंगटन डिजीज है ना, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। और सेरिब्रल पाल्सी भी है। न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस मेनली जेनेटिक डिजीजेस होती हैं। डिमेंशिया ये विदेज होगा, जीबीएस है जिसे हम जूलियन बार सिंड्रोम कहते हैं, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, बेल्स पाल्सी या टोरेटिस सिंड्रोम है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, ब्रेन ट्यूमर्स, इंसेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस, मैस्थीनिया ग्रेविस है, और आरएलएस भी है, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जिसे बोलते हैं, क्लस्टर हेडेक्स और हाइड्रोसेफेलस। इनके मैं डिटेल में नहीं जा रही क्योंकि ये मैंने डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैंने ये बताया कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, जो पेशेंट्स हमारे पास आएंगे ना, वो इन इन चीजों के साथ आ सकते हैं, लेकिन चूंकि ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, ठीक है, तो इनके साइन सिम्टम्स सेम होंगे। सबको स्पैम हो रहा होगा, डिप्रेशन हो रहा होगा, ठीक है, और कॉन्शियस लेवल मेंटेन नहीं कर पा रहे होंगे, बॉडी मूवमेंट्स उनकी सही नहीं होगी, ठीक है। ये जनरल साइन सिम्टम्स हैं जो इन सब पेशेंट्स में कॉमन है। बस जो डिजीज है ना, उससे रिलेटेड एक साइन सिम्टम ऐसा होता है, या एक से दो साइन सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो थोड़े डिफरेंट होते हैं, ठीक है, वरना न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के साइन सिम्टम्स मोस्टली सेम होते हैं। अब इनके लिए जो हम मेडिसिन यूज कर रहे होते हैं, वो एंटी कन्वल्सेंट्स जारी होती हैं, ठीक है, क्योंकि सीजर्स के साथ पेशेंट्स आते हैं, तो सीजर्स को मैनेज करने के लिए ना मेनली हम फेनिटोइन, बहुत कॉमन ड्रग है जो हम यूज कर रहे हैं, कार्बामेजिपिन भी है और वेलप्रोइक एसिड भी है, इस ये एंटी कन्वल्सेंट्स हैं, ठीक है। और मसल स्पैम्स में या सीजर्स हो रहे हैं तो उसको हम यूज करते हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स जो होते हैं ना, अब जाहिर सी बात है पेशेंट ना डिप्रेशन में चले जाता है, उसको मूड स्विंग्स होते हैं, डिफरेंट मूड डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए हम एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं। आपको पता है जब बंदा डिप्रेशन में होता है ना, उसको बहुत ज्यादा स्टमक इश्यूज होते हैं, ठीक है, इसलिए अगर किसी के स्टमक इश्यूज
रिजॉल्व नहीं हो रहे और उसने बहुत सी मेडिसिन ले ली हैं, तो वो लाजमी चेक करे, ठीक है, और एंटी डिप्रेसेंट लेके देखे, उसके स्टमक इश्यूज बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगे। और जो एंटी डिप्रेसेंट्स में मेनली आते हैं ना, इसमें SSRIs होते हैं, जिसे हम सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स बोलते हैं, और ये नॉन सिलेक्टिव भी होते हैं। ये ना पाथवेज होते हैं, ठीक है, मेडिसिन के डिफरेंट पाथवेज होते हैं, जिसके थ्रू जब भी कोई ड्रग हमारी बॉडी में आती है ना, वो उस रूट के थ्रू एक्ट करती है और हमारी बॉडी के अंदर ट्रीटमेंट करती है। तो ये भी एक कह लें रूट है, एक पाथवे है, सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। मतलब ये सिलेक्टिवली ना सिर्फ सीरोटोनिन को रीअपटेक लेगी, ठीक है, और जो रीअपटेक है ना उसको इनहिबिट कर देगी। मतलब नाम से मैं सिर्फ जन कॉमन चीज बता रही हूँ, इसका पूरा एक पाथवे होता है कि ये कैसे करती है, ठीक है। जिसमें जोलोफ्ट मेडिसिन आ जाती है, इसके अंदर ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स भी होते हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स की ना फर्दर क्लासिफिकेशंस होती है, ट्राईसाइक्लिक है, SSRIs है, NSRIs हैं, ठीक है। ये डिफरेंट क्लासेस होती हैं। एंटीसाइकोटिक्स हैं, एंटीसाइकोटिक्स मेनली न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जैसे शिजोफ्रेनिया के पेशेंट हैं, स्वेयर बाइपोलर डिसऑर्डर्स है, ये सारे ना मूड डिसऑर्डर्स हैं। इसके लिए हम एंटीसाइकोटिक यूज करते हैं, जैसे हमारे पास रिस्पेरिडोन है, ओलेंजापिन है, ठीक है, ये बहुत कॉमन ड्रग्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एंटी पार्किंसन मेडिकेशन, ठीक है। जो पार्किंसन के साथ हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, उसके अंदर हम लेवोडोपा कार्बिडोपा का एक कॉम्बो होता है, वो देते हैं, ठीक है। लेवोडोपा अलग से भी दे सकते हैं और कार्बिडोपा अलग से भी दे सकते हैं। जब हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं ना, ये दोनों एक दूसरे ड्रग की जो इंटरेक्शन होता है ना उसको बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब हम कॉम्बिनेशन में देते हैं तो इसका ज्यादा इफेक्ट होता है, ये ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन हो जाती है। मसल रिलैक्सेंट्स देंगे क्योंकि बहुत ज्यादा कॉन्ट्रेक्शंस होती हैं, मूवमेंट्स होती हैं, इसलिए मसल को रिलैक्स करने के लिए हम बैक्लोफेन है मेडिसिन, ठीक है, वो देते हैं। और मेनली स्पेस्टिसिटी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस में हो जाता है या कोई भी स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी आई है ना, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा स्पेस्टिसिटी आ जाती है। और माइग्रेन इश्यूज होते हैं, ठीक है, सवेयर हेडेक है, इसके अंदर हमने कल भी डिस्कस किया था कि माइग्रेन में हम स्मोक्सिन मेडिसिन है वो देते हैं। इसके अलावा एंटी एपिलेप्टिक्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं, वो भी माइग्रेन में हम दे देते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, मेनली जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको रिड्यूस करने के लिए हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं। ये भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस में जब सवियर कंडीशन आ जाती है तब हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज करते हैं। तीन एस्टरेज इनहिबिटर्स हैं जो हम अल्जाइमर डिजीज में यूज करते हैं, ठीक है, ताकि जो कॉग्निशन है ना वो इम्प्रूव कर सके, जैसे डोनिपेजिल है। अच्छा, अब ये जितनी भी मैंने मेडिसिन बताई है ना, ठीक है, अब एक डाइटिशियन का काम कहाँ पे आता है इन मेडिसिन में, ठीक है। अब हम वो चीजें देखते हैं। अब जो एक डाइटिशियन है ना, उसने सबसे पहले क्या करना है, उसने ना पेशेंट की मेडिकेशन देखनी है, ठीक है, उसने रिव्यू करना है कि इसको कौन कौन सी मेडिसिन जा रही है, ठीक है, और क्या क्या उसकी प्रिस्क्रिप्शन है, इसमें से OTC मेडिसिन कौन सी हैं, ठीक है, ओवर द काउंटर जो प्रिस्क्रिप्शन के बगैर वो जाके फार्मेसी से परचेज करके खुद ही ले सकता है, ठीक है। और कौन कौन से वो सप्लीमेंट्स ले रहा है, और उसका ना मैकेनिज्म अंडरस्टैंड करना है कि अगर एक मेडिसिन, एक ड्रग एक पेशेंट के अंदर जा रही है वो कैसे काम कर रही है, ठीक है, उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है, साइड इफेक्ट्स हैं तो क्या है, सही है। और कोई भी कोई फूड ड्रग, लाइक अगर कोई मेडिसिन जा रही है, लाइक एंटीसाइकोटिक जा रही है, ठीक है, तो इसके क्या एडवर्स इफेक्ट होंगे, इसके साथ में अगर हाई प्रोटीन डाइट दे दूं, ठीक है, तो क्या इसके इफेक्ट पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, ठीक है, ये फूड ड्रग इंटरेक्शन में आ जाता है। तो ये चीज, ये काम एक डाइटिशियन का होता है। सेकंड स्टेप है, उसने देखना है कि कौन कौन से फूड ड्रग इंटरेक्शन है। सबसे पहले तो वो देखेगा कि जो मेडिकेशन अब्जॉर्प्शन है, ठीक है, कि मतलब जो एक फूड है वो कैसे अफेक्ट कर रही है मेडिसिन के अब्जॉर्प्शन को, उसको इनहेंस कर रही है या रिड्यूस कर रही है, उसको वो फूड उस मेडिसिन के साथ देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, ठीक है। और अब बहुत सी मेडिसिन होती हैं जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखी होती हैं कि आपने एम्प्टी स्टमक पे लेनी है, ठीक है, तो ये डाइटिशियन को देखना पड़ेगा कि जब उसने अब डाइट प्लान बनाना है, ठीक है, तो वो मेंशन करेगा कि आपने, जिसे हम निहार मुंह कहते हैं, खाली पेट कहते हैं, ठीक है, आपने ये पहले मेडिसिन लेनी है देन ये खाना खाना है, और अगर मेडिसिन लेनी है तो इससे आधे घंटे बाद तब खाना खाना है, ठीक है। हमने अपने डाइट प्लान में जरूर देखनी है। और न्यूरोलॉजी के जो पेशेंट्स होते हैं ना, वो ज्यादा क्रिटिकल कंडीशंस में होते हैं, तो इसलिए ये चीजें बहुत ध्यान से देखनी पड़ती हैं।
और नेक्स्ट उन्होंने देखना है न्यूट्रिएंट इंट्रैक्शन। ठीक है, न्यूट्रिएंट इंट्रैक्शन में ये देखना है, जैसे हमने फूड इंट्रैक्शन देखा है ना, इसी तरह हमने न्यूट्रिएंट इंट्रैक्शन देखना है कि कुछ मिनरल्स और विटामिन ऐसे होते हैं जो या तो इनहेंस करते हैं या इनहिबिट कर देते हैं मेडिसिन, जो भी ड्रग हमारे अंदर जा रहा है उसकी एब्जॉर्प्शन को। ठीक है, तो हमने ये चीजें भी देखनी है। और जो साइड इफेक्ट्स है ना, हमने वो भी देखना है कि आया कि कुछ मेडिसिन लिया उसके साथ उसके साइड इफेक्ट में वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, इस तरह के अगर साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं तो एक डाइटिशियन वो साइड इफेक्ट्स को कैसे रिड्यूस कर सकता है, कौन से फूड ऐसे प्रोवाइड कर सकता है कि ये वाले साइड इफेक्ट जो है वो रिजॉल्व हो जाए, इनके लिए अलग से मेडिसिन ना लेनी पड़े। ठीक है, क्योंकि वो एक पहली मेडिसिन ले रहे हैं, अब उसके ऊपर उनको उस साइड इफेक्ट को कम करने के लिए दूसरी मेडिसिन दे दे, इतनी हाइपोटेंसी हो जाए, ठीक है, कि वो सिर्फ मेडिसिन पर रिलाई करे, तो ऐसे पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि मेडिसिन के साथ डाइट बहुत जरूरी है, वो इन्हीं चीजों के लिए जरूरी है। थर्ड स्टेप होता है कि उसने जो न्यूट्रिशन प्लान करना है, ठीक है, वो कैसे डेवलप करेगा। अब एक इंडिविजुअलाइज्ड जो डाइट प्लान होता है ना, उसके अंदर उसने ना हर चीज देखनी है। एक पेशेंट है, उसकी मेडिकल कंडीशन है, वो कौन कौन सी मेडिसिन ले रहा है, ठीक है, उसकी क्या क्या इंटरेक्शन है, उसको कोई एलर्जी तो नहीं है किसी मेडिसिन से, उसे कोई फूड से एलर्जी तो नहीं है, उसके न्यूट्रिशनल नीड्स क्या है, ठीक है, वो क्या क्या अफोर्ड कर सकता है खाने के लिए, उसकी डाइट में क्या चीज इंक्लूड करनी है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, ठीक है, उस वो कितनी एक्सरसाइज करता है, सिडेंट्री लाइफस्टाइल है या नहीं है, हर चीज एक डाइटिशियन ने देखनी होती है। ठीक है, ये सब चीजें रिव्यू करने के बाद ही वो एक डाइट प्लान देता है। नेक्स्ट है टाइमिंग ऑफ मील्स। अब एक पेशेंट है, ठीक है, वो उसका मील टाइम क्या है, उसका स्नैक टाइम क्या है, उसका टी टाइम क्या है, ये सब चीजें देखनी है, ताकि हम ना जितने भी फूड और मेडिसिन इंटरेक्शंस हो रहे हैं, ड्रग इंटरेक्शंस हो रहे हैं, उसको कम कर सके। बैलेंस न्यूट्रिशन देखनी है, हमने देखना कि अब एक पेशेंट है, उसे हमने डाइट प्लान दिया, हमने ये नहीं करना कि सारे उसको कार्बोहाइड्रेट्स दे दिए, या सारे उसको फैट डाइट दे दी, या सारी उसको प्रोटीन डाइट दे दी। ठीक है, हमने हर चीज बैलेंस में लेके चलनी है, उसको हर चीज देनी है, जितनी उसकी डाइटरी नीड्स हैं स्पेसिफिक, उसको पूरा करना है। मॉनिटर एंड एजुकेट है, ठीक है, रेगुलर उसके फॉलोअप्स लेने हैं, स्केड्यूल करनी है फॉलोअप अपॉइंटमेंट्स को, ताकि हम देख सकें कि कितनी इंप्रूवमेंट आ चुकी है और पेशेंट का क्या रिस्पॉन्स है। पेशेंट एजुकेशन है, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ना सिर्फ पेशेंट के लिए बल्कि उसकी फैमिली के लिए भी, और ये पॉइंट हर चीज में आता है, चाहे आप डॉक्टर है, नर्स है, डाइटिशियन है, कुछ भी है। ठीक है, एजु इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन दिस। आपको हर लिहाज से पेशेंट को एजुकेट करना है, उसकी फैमिली को एजुकेट करना है कि ये आप चीज खा रहे हो या ये मेडिसिन आप ले रहे हो, इसके ये पॉसिबल साइड इफेक्ट्स हैं। ठीक है, अगर ये साइड इफेक्ट है तो आपने ये करना है, और इसके कॉम्प्लिकेशंस ये हैं। ठीक है, और हर चीज उन्हें डिटेल में बतानी है। ठीक है, अच्छा, अब ना हम कुछ कॉमन फूड ड्रग इंटरेक्शंस देखते हैं, जितनी भी हमने मेडिसिन ऊपर पढ़ी है ना, एंटीसाइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी कन्वल्सेंट्स, ठीक है, उन सब के हमारे क्या क्या फूड इंटरेक्शन है। सबसे पहले जो मेनली हमने पढ़ी थी ना, एंटी कन्वल्सेंट, जिसमें फेनाटोइन वगैरह आती थी, ठीक है, कार्बामेज़ेपिन भी है, वेलप्रोइक एसिड भी है, ये इसके फूड इंटरेक्शंस के। अब इसके अंदर ना हम हाई प्रोटीन मील्स नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हमने हाई प्रोटीन मील दे दिया ना, तो वो फेनेटोइन की एब्जॉर्प्शन को ना कम कर देगा, इफेक्टिव ही नहीं होगी। फेनेटोइन दे रहे हो और साथ आप उसको हाई प्रोटीन डाइट दे दिया, तो मेडिसिन का कोई फर्क ही नहीं रहा। इसलिए आपने कभी भी फेनेटोइन अगर मेडिसिन जा रही है तो हाई प्रोटीन मील नहीं देनी उसको। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट कंसर्न्स हमारे ये होंगे कि अगर हम फेनेटोइन लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, पेशेंट क्रोनिक है और उसको लॉन्ग टर्म मेडिसिन जानी है, तो इसके साथ क्या होगा कि फेनेटोइन ना विटामिन डी और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को कम कर, तब हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाएगी विटामिन डी की और कैल्शियम की। तो इसलिए एज अ डाइटिशियन आप रिकमेंड करोगे कि आप ऐसी उसको डाइट दो जिसके अंदर कैल्शियम भी हो और विटामिन डी भी हो, ताकि उसको विटामिन डी और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ना लेने पड़े। लेकिन आप सप्लीमेंट्स भी रेफर कर सकते हो, ये कोई इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा आप उसको ये भी ध्यान रखना है कि आपने ना जो प्रोटीन इनटेक है वो एडिकेट रखना है। अब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही उसे प्रोटीन मना कर दो, ऐसे नहीं करना, बस हाई प्रोटीन मील उसको नहीं देना, एडिकेट प्रोटीन उसको देनी है। नेक्स्ट है लिवोडोपा, जिसमें हमने लिवोडोपा कार्बिडोपा पढ़ा था, जिसका हम कॉम्बिनेशन देते हैं मेनली पार्किंसन डिजीज में। ठीक है, इसमें भी सेम सीन है कि हाई प्रोटीन डाइट हम नहीं दे सकते, क्योंकि लिवोडोपा को ना की एब्जॉर्प्शन को वो कम कर देता है और इसकी इफेक्टिवनेस को भी कम कर देगा। तो इसलिए आपने जब भी किसी भी पार्किंसन का पेशेंट आया, उसको लिवोडोपा या कार्बिडोपा जा रही है, इनका कोई है,
तो आपने कहना है कि आप ना 30 to 60 मिनट्स, ठीक है, आधे घंटे से घंटे पहले मेडिसिन लें, ठीक है, खाने से पहले। और फिर आपने ना देखना है प्रोटीन इनटेक अगर एडजस्ट हो गया, ठीक है, और उस लिहाज से फिर आपने ना फर्दर उनको डाइट प्लान देना। और इसके अंदर मेनली ये होता है कि लैब्स के थ्रू ना आप प्रोटीन लेवल चेक कर लेते हो, और उस हिसाब से आप अपने डाइट प्लान में ना प्रोटीन इनटेक रेफर करते रहते हो कि उसका आया कि उसको ज्यादा करना है या कम करना है। नेक्स्ट है MAO इनहिबिटर्स, ये होते हैं मोनोअमाइन ऑक्सीडाइज इनहिबिटर्स, ठीक है। ये भी जैसे मैंने SSRI का बताया था, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, एक पाथवे होता है, इसी तरह मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे सेलिजिलिन है, ठीक है, इसका फूड इंटरेक्शन ये होता है कि जो टायरामिन रिच फूड्स है ना, जैसे चीज है, ज्यादा देर पड़ी रही है तो वो एजिड चीज उसे हमने कह दिया, या स्मोक्ड मीट्स हैं, ठीक है, जो स्मोक के थ्रू हम मीट्स को कुक करते हैं, या फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं, यीस्ट वगैरह, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि ना बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर में इंक्रीज आता है, हाई BP हो जाता है। तो इस वजह से जो डाइटिशियन है उसने क्या करना है कि उसने हाई टायरामिन फूड प्रिस्क्राइब नहीं करना, अपने पेशेंट को नहीं देना, ठीक है। और उसने साइंस देखने, हाइपरटेंसिव पेशेंट के उसका BP ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो उसके दो जो साइंस सिम्टम्स हो गए वो नोट डाउन करने हैं, और उस हिसाब से उसे टायरामिन रिच फूड नहीं देना। एंटी डिप्रेसेंट्स हैं जैसे SSRI और ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स थे, अगर ये पेशेंट को जा रहे हैं, ठीक है, तो इनकी वजह से समटाइम्स ये होता है कि ना वेट गेन स्टार्ट हो जाता है, और एपेटाइट चेंजेस भी होते हैं। कभी ऐसे होता है कि बहुत ज्यादा भूख लगती है, और कभी ऐसे होता है बिल्कुल ही भूख नहीं लगती, और स्लीप डिस्टर्बेंसेस भी आ जाती है, कभी इंसान बहुत ज्यादा सोता है और कभी बिल्कुल नहीं सोता, इंसोमिया हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह के साइड इफेक्ट्स आते हैं। तो अब डाइटिशियन को क्या चाहिए, डाइटिशियन को ये करना है कि अगर तो वो बीज हो रहा है, ठीक है, तो उसका वेट मैनेज करेगा, उसके मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करेगा, और कोई भी उसके अंदर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी आ रही है तो उसको रेगुलेट करेगा, ठीक है। ऑपियोइड्स हैं जो मेनली पेन मैनेजमेंट के लिए हम देते हैं, इसके अंदर ये होता है कि ऑपियोइड्स ना मेनली कॉन्स्टिपेशन कॉज करते हैं, GIT डिस्कम्फर्ट, ठीक है, GIT के साइन सिम्टम्स कॉज कर देते हैं। तो इसलिए हमने कहना है कि आप फाइबर इंटेक ज्यादा करो, फ्लूइड इंटेक ज्यादा कर लो, ठीक है। और जो प्रोबायोटिक्स हैं गट हेल्थ के लिए, उसको हम मेनली सपोर्ट करेंगे कि आप उसका इंटेक ज्यादा कर लो ताकि कॉन्स्टिपेशन को हम अवॉइड कर सकें। एंटीसाइकोटिक्स हैं, एंटीसाइकोटिक्स में मेनली जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स थे, ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट्स और एंटीसाइकोटिक्स ना थोड़े से रिलेटेड है आपस में, सेम चीज नहीं है, डिफरेंस है, लेकिन आपस में थोड़ा रिलेट भी करते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से भी वेट गेन होता है और मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने के ना चांसेस होते हैं। तो इसलिए एक डाइटिशियन ने वेट को मॉनिटर करना है, ब्लड शुगर लेवल देखते रहना है, और एक बैलेंस डाइट रखनी है, ठीक है, कैलोरी इनटेक देखते रहना है, ज्यादा कैलोरी इनटेक नहीं देना। और उसको कहना है कि आप ना एक्सरसाइज करो, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी उसकी ज्यादा करनी है। स्टेरॉइड्स हैं, स्टेरॉइड्स में प्रेडनिसोन आते हैं, ठीक है, डेक्सा भी आता है। और स्टेरॉइड्स में ये होता है मेनली ना कि आपको भूख ज्यादा लगने लग जाती है, ठीक है, जब भी आप स्टेरॉइड्स पे होते हो। आपको पता है जैसे जो बंदा स्टेरॉइड पे होता है ना उसका वेट बहुत जल्दी गेन होता है, ठीक है, वो इसी वजह से होता है, उसको भूख ज्यादा लगने लग जाती है ऑब्वियसली, जब वो जितनी भूख ज्यादा लग रही है वो खाना उस लिहाज से खा रहा है और उस लिहाज से वो वेट गेन कर रहा है, और उसका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, शुगर लेवल है, वो भी ज्यादा होने लग जाता है। तो इस वजह से आपने उसका कार्बोहाइड्रेट इनटेक भी देखना है, और उसको ना पोर्शन कंट्रोल पे लेके आना है। पोर्शन कंट्रोल आप अच्छे से जानते होगे, ठीक है। और अब अगर वो कार्बोहाइड्रेट ले रहा है और फैट बिल्कुल कंज्यूम नहीं कर रहा या प्रोटीन बिल्कुल कंज्यूम नहीं कर रहा, ठीक है, तो आपने उसको हर चीज एक पोर्शन में दे, एक प्लेट है ना उसके अंदर फाइबर्स भी हो, विटामिन भी हो, कार्ब्स भी हो, फैट्स भी हो, प्रोटीन्स भी हो, मतलब हर चीज हो, डाइटरी भी हो, ठीक है। इस तरह उसको पोर्शन कंट्रोल डाइट देनी है, और उसका कार्बोहाइड्रेट इनटेक देखना है कि वो ज्यादा तो नहीं ले रहा, एक लिमिट में रह के उसको कार्बोहाइड्रेट इनटेक कराना है। और देखना है उसका जो ऐसे फूड देनी है जिसके अंदर ना कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कम होता है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का, ये जो लो शुगरी फूड्स होते हैं वो हमने उसको प्रिस्क्राइब करने हैं। जनरल डाइटरी कंसिडरेशंस में ये चीज आएगी कि सबसे पहले तो हाइड्रेशन है। अब कोई भी न्यूरोलॉजिकल पेशेंट है, एक्सीडेंट का पेशेंट है, इंजरी का पेशेंट है, अब ना हाइड्रेशन का कोई नुकसान नहीं है, ओवर फ्लूइड का कोई नुकसान नहीं है, ठीक है।
तो इसलिए आपने हाइड्रेशन लाजमी, एक पेशेंट का कहने का आप अपना फ्लूइड इनटेक ज्यादा करो, ठीक है। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिसके थ्रू डिहाइड्रेशन हो जाती है, ठीक है, थर्स्ट लेवल इंक्रीज हो जाता है पेशेंट से, उसका फ्लूइड इनटेक आपने ज्यादा करना है। फाइबर इनटेक जैसे पेशेंट्स हैं जिनके अंदर जीआईटी इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन कॉज हो जाती है, तो इसके अंदर फाइबर इनटेक आपने ज्यादा कर देना है। विटामिन और मिनरल मॉनिटरिंग है, जैसे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आ जाती है पेशेंट्स में विटामिन डी की, कैल्शियम की, ठीक है, तो इस वजह से आपने उनको विटामिन देने हैं, मिनरल मॉनिटरिंग करनी है, ताकि जो लॉन्ग टर्म मेडिकेशन वो यूज कर रहे हैं ना उसकी वजह से जितनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आई हुई हैं तो वो रेगुलेट हो जाए। और अल्कोहल कंजप्शन है, अगर कोई पेशेंट है वो अल्कोहल कंजप्शन कर रहा है, ठीक है, अल्कोहलिक है, तो उसको आपने देखना है कि आप अल्कोहल का ना बहुत ज्यादा एडिक्शन होता है डिफरेंट मेडिसिन के साथ। बहुत सी ऐसी मेडिसिन होती हैं अगर अल्कोहलिक है तो आप वो मेडिसिन नहीं दे सकते क्योंकि उसका एडवर्स रिएक्शन हो जाएगा। तो इसलिए आपने कभी भी डाइट प्लान में, वैसे हम तो मुस्लिम्स हैं और इस डाइट प्लान में कभी भी अल्कोहल हम इंक्लूड नहीं करते, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी मेडिसिन भी होती है जिनके अंदर अल्कोहल होता है, ठीक है, तो वो मेडिसिनल पर्पजेज के लिए होता है। तो आपने वो चीज भी देख लेनी है कि अगर कोई ऐसी मेडिसिन अल्कोहल जा रहा है और आपकी डाइट में ऐसा कोई फूड है जो अल्कोहल के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो आपने अब वो वाली फूड उसको प्रिस्क्राइब नहीं करनी, वो अपने डाइट प्लान में नहीं लानी, ठीक है, क्योंकि जो मेडिसिन का पॉजिटिव इफेक्ट होगा ऑब्वियसली वो फिर नेगेटिव इफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, लास्ट थिंग है हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन में यही है कि डाइटेशन बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। जितने भी फूड और ड्रग इंटरेक्शंस होते हैं उसको हर चीज देखनी होती है कि जो भी मेडिसिन जा रही है उसके साथ मैंने कैसा फूड एक पेशेंट को देना है ताकि उसकी इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो ना कि डिक्रीज हो। और मेडिसिन अगर एक पर्पस के लिए जा रही है और उनका साइड इफेक्ट है तो ये ना हो कि वो एडवर्स इफेक्ट को कम करने के लिए वो एक और मेडिसिन ले, ठीक है, बल्कि एक डाइटिशियन, बेस्ट डाइटिशियन वो होता है जो डाइट के थ्रू एक पेशेंट को बिल्कुल ठीक करते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने अपनी डाइट में वो चीजें इंक्लूड करनी है ताकि जिसका कोई साइड मेडिसिन के साथ अगर वो इंटरेक्ट कर रहा है तो उसका पॉजिटिव इंटरेक्शन हो, नेगेटिव इंटरेक्शन ना हो। और सबसे जो मेन और इम्पोर्टेंट चीज होती है ना वो पेशेंट की रिव्यू हिस्ट्री होती है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो ये चीज बहुत इग्नोर की जाती है प्रैक्टिकल लाइफ में, आप लोगों ने ये चीज बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी। जब भी आप पेशेंट के पास जाते हो तो सबसे पहले उसकी हिस्ट्री में उसकी टाइमिंग मील की, उसका स्नैक टाइम, ठीक है, ये सब चीजें उससे लाजमी पूछनी है और उस हिसाब से उसको डाइट प्लान देना। अब आप लोग बता दो, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है, कोई चीज समझ नहीं आई तो आप मेरे से पूछ लो। वैसे मैंने कोशिश की है विद इन टाइम में खत्म कर दूं। Is that all from you, Isha? ऑल क्लियर, ओके, नो क्वेश्चन। Is that all from your side, Isha? यस यस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग लेक्चर। और बच्चों, आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप फिर वहाँ पे या तो कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ही पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।